क्या हथियारों के पीछे भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी? हमारे तलवार को आज भी राजस्थान भवानी कहते हैं। अभी तक हम ये मानते हैं कि यदि तलवार को उसकी म्यान से बाहर नहीं निकालना चाहिए, और यदि म्यान से बाहर निकालिए उसमें ब्लड लगना चाहिए। आज भी ये मन? आज भी, अभी भी जो पुराने लोग हैं वो बाकायदा अपना अंगूठा, हमारी बारिश कम होती है तो हमारे किसी कवि से पूछा गया तो उन्होंने कहा जब बादल हमारे ऊपर से निकलते हैं ना तो उनको थोड़ी शर्म आ जाती है। इस धरती ने खून पी रखा है, पानी तो क्या ही पिलाया जाए इसको। आप मानते हो कि फिल्मों की दुनिया ने राजस्थान की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से दर्शाया है? नहीं, राजस्थान की हिस्ट्री का जो सच है ना वो महलों के बाहर था, उन युद्धों के मैदानों के अंदर था। वाह। महाराणा प्रताप का एक बैटल है, सुल्तान खान नाम का एक मुगल कमांडर है जो मेवाड़ के अंदर है। ज्यादातर कमांडर्स का ये कहना था कि वहाँ ज्यादा सेना थी उसकी, इसलिए वहां पर अटैक नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप का था कि वहीं किया जाना चाहिए। पूरी मुगल सेना उड़ा दी गई थी। बैटल ऑफ दिवेर के बाद मुगलों की हिम्मत नहीं हुई दोबारा उधर मेवाड़ की तरफ जाने की। राजस्थान की हिस्ट्री में उतनी महिलाओं की बहादुरी के किस्से मिलते हैं खूब सारे। राज सिंह सेकंड के टाइम में मराठों का एक हमला है, छोटी सी जगह पर थी कोसीथल। वहां के जो कमांडर थे उनकी उम्र 5 साल, उसकी मम्मी शासन संभाल रही है। वो महिला खुद युद्ध लड़ने के लिए जाती है। शाम को जब घायलों को उठा रहे थे तो उन घायलों में एक महिला मिलती है, खून निकलने से उसके बाल पूरे गीले हो गए। राणा राज सिंह रोने लग गया था। उसने कहा तुम्हारे जैसी महिलाएं जब तक जिंदा है ना, मेवाड़ का कोई बाल भी वहां का नहीं कर सकता। जय भवानी दोस्तों, एक और ज़बरदस्त हिस्ट्री एपिसोड आ चुका है। मेरी एक छोटी सी बात सुन लो। इस एपिसोड के साथ हमारी शुरुआत होगी एक नए फेज़ की। दिल में भारत और भारतीय हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, क्योंकि हमारे देश भारत के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है। और इस वजह से आज से TRS का नया अवतार है, स्किल हाउस ब्रिंग्स यू TRS। स्किल हाउस पर हमारी ये इंटेंशन है कि जितने भी भारतीय हमारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं वो दुनिया के लिए तैयार हो जाए। वी क्रिएट ग्लोबल इंडियंस। उस पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्लासेस अपलोड करे हमने स्किल हाउस पर, क्योंकि भारत को और आगे लेके जाना है। इसी वजह से हम हिस्ट्री एपिसोड्स क्रिएट कर रहे हैं। राजपूत हिस्ट्री का ये हमारा TRS का पहला एपिसोड है। वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। राजवीर सर ने आग लगा दी इस स्टूडियो में। यूल एन्जॉय द एपिसोड, बहुत इंस्पिरेशन लेकर जाओगे। बट एज ऑलवेज मेरा मानना है कि अगर आप हिस्ट्री के बारे में कुछ सीख रहे हो तो प्लीज़ एक प्रैक्टिकल नज़रिए से हिस्ट्री को समझो और खुद के लाइफ में ये सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज अप्लाई करो। एन्जॉय द एपिसोड, राजपूत हिस्ट्री स्पेशल ऑन TRS। दिस इज स्किल हाउस ब्रिंग्स यू द रणवीर शो विथ राजवीर सर। पूरा देश आज राजस्थान के इतिहास के बारे में सीखेगा। राजवीर भैया, आपका स्वागत है TRS पर। थैंक यू। कैसे हो? ठीक हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरे मुताबिक उस वजह से मैं मराठा हूँ, इसलिए मैं शुरुआत करूँगा जय भवानी से। एग्जैक्टली वही राजस्थान के अंदर है, जय भवानी राजस्थान के अंदर भी है। ओके, जय भवानी से शुरुआत करें। बाकायदा जय भवानी। जय भवानी। ओके, कुछ कहना चाहोगे आप इस एपिसोड की शुरुआत में? क्योंकि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद जितना मुझे आता है मैं सब कुछ बता दूंगा आज आपको। ओके। क्योंकि जैसे इंडिया की हिस्ट्री है ना, जितने अटैक में वो वेस्ट से हुए, जब भारत पे वेस्ट पे अटैक होंगे तो फ्रंट लाइन ही राजस्थान है, इसलिए राजस्थान ही लड़ेगा, राजस्थान ही रोकेगा उनको शुरुआत के अंदर। तो इसलिए राजस्थान की हिस्ट्री जहाँ जहाँ आपको पिन करवानी वहाँ पिन कर लेंगे अपने, सब जगह होगी। इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले आपने अंग्रेज़ों के बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी, वो फिर से दोहराई है। हाँ, कि जब अंग्रेजों का टाइम था तब इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था, एक ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली इंडिया। एक वह है जहाँ पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट रूल कर लिया था, और एक वह है जहाँ पर अंग्रेजों का रूल नहीं था, उन राजाओं के साथ उनकी ट्रीटीज थी। हम राजस्थान वाले उसमें आते थे, इसलिए वहाँ हमारे अंग्रेजों का प्रभाव ही नहीं आया, न कोई ज़्यादा इंग्लिश इन्फ्लुएंस आया, ना कोई अंग्रेजों का दूसरा प्रभाव आया। इवन हम 1947 में इंडिया में मर्ज किए गए। तो इसलिए आप कभी नहीं सुनते कि गांधी जी ने जयपुर में जाके कोई आंदोलन किया हो। वो सब ब्रिटिश इंडिया की बात है, हम उससे बाहर हुआ करते थे, इसलिए नेशनल एंथम में नाम नहीं आता। 1911 में जब नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर रच रहे थे उसको, उसमें ब्रिटिश इंडिया का पूरा वर्णन कर रहे हैं उसमें,
हम नहीं उसमें। फिर भी राजपूत भारत की पहचान है। सॉरी कहकर अगला सवाल पूछूंगा, पर आप मानते हो कि फिल्मों की दुनिया ने राजस्थान की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से दर्शाया है या बुरे तरीके से या इनएक्यूरेट तरीके से? नहीं, फिल्मों ने राजस्थान को सही तरीके से नहीं दर्शाया। फिल्मों वालों को राजस्थान में कुछ अलग ही दिखा है। उनको जैसा राजस्थान दिखाना चाहिए था वैसा वो दिखाई नहीं पाए। जैसे कि वो पद्मावती दिखा रहे हैं, ना कि वो रतन सिंह की बहादुरी या सांगा कुंभा और प्रतापपुर मूवी बना रहे हैं। वो संयोगिता जैसी कहानियां लेके आते हैं पृथ्वीराज के साथ में, जिनका इतिहास में कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने जो मिथ थे ना हिस्ट्री के, वो जोड़े हैं राजस्थान की हिस्ट्री के साथ में। राजस्थान की हिस्ट्री का जो सच है ना, वो महल के अंदर नहीं था, उन महलों के बाहर था, उन युद्धों के मैदानों के अंदर था। जबकि उन्होंने केवल राजाओं को उन महलों तक सीमित करके वैसे दिखाना शुरू कर दिया। वाह, हिस्ट्री मैदानों में थी। वाह। पोरस भी राजपूत थे? वो जो पुराने वंश है उनमें एग्जैक्टली वो राजपूत टर्म नहीं मिलती अपने को। ओके। वो क्षत्रिय बताए गए हैं। ओके, है ना। उन किताबों में राजपुत्र वर्ड जरूर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट में जो क्षत्रिय थे, जिनको उन किताबों में राजपुत्र कहा गया है, लेटर ऑन वो भाषा धीरे धीरे बदलती बदलती राजपुत्र करते करते राजपूत आ गई। तो बाद के टाइम में हमें राजपूत शब्द मिलता है, पहले वो शब्द वैसा नहीं मिलता हमें। ओके, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। स्पेशली जो लोग मेरे एज के हैं, दुनिया भर की बात करो, ग्लोबल सिटीजन्स, इतिहास में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में। और एक अजीब वजह है जिसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ा है। वो अजीब वजह है वीडियो गेम्स। असैसिन्स क्रीड, घोस्ट ऑफ सुशिमा जैसे वीडियो गेम्स में ना आप समझ रहे हो कि यार उस समय में दुनिया ऐसी थी। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा पृथ्वीराज चौहान से। मान लो उनके एरा पे एक वीडियो गेम बनी, आप उस वीडियो गेम की दुनिया को पहले डिस्क्राइब कीजिए। पृथ्वीराज चौहान एग्जैक्टली अजमेर के राजा हैं। उनके जो पूर्वज थे उनसे पहले वो लंबे टाइम से वहां अजमेर में राज करते आ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान से ठीक पहले विग्राज चतुर्थ, जो उनके ताऊ एक राजा हुए थे, उनसे थोड़े साल पहले उन्होंने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। दिल्ली तब तोमरों के पास हुआ करती थी। फॉरेन अटैक्स बहुत बढ़ गए थे और विग्राज फोर्थ को ये लगता था कि ये दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, इससे अच्छा है यदि दिल्ली बचानी तो मैं इस पर आके बैठ जाता हूँ यहाँ पर। जो ताऊ है विग्राज चतुर्थ, मैं कभी सोचता हूँ कि मैं कभी उन पर मूवी बनाऊंगा। ओके। तो विग्राज चतुर्थ जो है, उन्होंने अशोक का नाम सुना? अशोक का एक इंस्क्रिप्शन हरियाणा में एक जगह से मिलता है, टोपरा नाम की जगह से, जिसको बाद में फिरोज तुगलक उखाड़ के दिल्ली ले गया था। उस टोपरा वाला पिलर है, पिलर पर ऊपर अशोक का इंस्क्रिप्शन है, नीचे उस पर विग्राज चतुर्थ ने अपना इंस्क्रिप्शन लगवाया है। विग्राज उसके अंदर ये घोषणा करता है कि मैंने मल्लेच्छों को मारकर अटक नदी के पार भगा दिया है। पाकिस्तान में अटक नदी है, अटक नदी के पार भगा दिया है। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो आगे डिसेंडेंट होंगे, मेरे जो सक्सेसर होंगे, वे मल्लेच्छों को अटक नदी पार ना करने दें। मल्लेच्छो मतलब जो हमारे वैदिक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, उनको उस समय मल्लेच्छ कहा जाता था। उन लोगों ने उस रूप में उसका वर्णन किया। उधर से जो भी आते हैं वो हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको इस साइड में नहीं आने दिया जाए। और भारत की बाउंड्री तब वो लोग मानते थे अटक नदी। पाकिस्तान में एक नदी है अटक, इंडस है, इंडस जब नीचे उतरती है तो उसमें एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, उस ट्रिब्यूटरी का नाम है अटक। उसी विग्राज चतुर्थ ने हमारे अजमेर में, जो उसकी राजधानी थी, वहाँ पर एक संस्कृत स्कूल बनवाई थी, सरस्वती कंठाभरण नाम करके, जिसको आजकल लोग 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। वो जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो एक संस्कृत स्कूल थी, माता सरस्वती का मंदिर था। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर कब्जा किया था, तब उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। तो मैं चाहता हूं कि आप संस्कृत की उन्नति देख रहे हो विग्रह चतुर्थ के शासनकाल में, आप युद्धों की पूरी श्रृंखला देख रहे हो कि वो किस प्रकार से भारत को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से लड़ रहा है। इनके बारे में ज्यादा बातें क्यों नहीं होती? मैं जो अभी पॉडकास्ट से पहले मैंने कही थी, इसको रीजनल हिस्ट्री कह के बंद कर दिया जाता है। भारत में हिस्ट्री का मतलब दिल्ली हो गया। दिल्ली के आसपास में जो कुछ हुआ था उसको भारत में हिस्ट्री मान लिया गया। वो ये नहीं जानते कि दिल्ली से पहले राजधानी अजमेर थी इस नॉर्थ इंडिया की। दिल्ली के तोमर जाके अजमेर वालों को टैक्स जमा करवा रहे थे। तो जब आप दिल्ली सेंटर की हिस्ट्री लिखोगे तो फिर उसके अंदर आप फिर दिल्ली के राजाओं का वर्णन नहीं करोगे। जबकि लास्ट में तो दिल्ली में तो कुछ राजा ऐसे हुए हैं जिनकी दिल्ली से पालम तक चलती थी कि बॉम्बे क्रॉस नहीं हो उससे पहले बॉम्बे के राजा की खत्म हो जाए।
इतनी चलती थी उनकी, उसके बावजूद हिस्ट्री में उन राजाओं को पढ़ाया जाता है। विग्राज चतुर जैसे बड़े बड़े राजाओं का नामो निशान तक नहीं आता। हाँ, वही। जबकि वो हिस्टोरिकली, कल्चरल, ब्रेवरी, जितने मामलों में आप देख सकते हो उन सब मामलों के अंदर आते हैं। विग्रहराज चतुर्थ की इतनी बातें नहीं होती, होपफुली होने लगेंगी आज के बाद। पर फिर पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जी की बातें क्यों होती है? मैं उसका रीजन बताता हूँ। टाइमलाइन सेट करते हैं। चौहान अपने पीक पर हैं, विग्रहराज दिल्ली पर कब्जा कर गए। विग्रहराज तो अजमेर बैठ के दिल्ली कंट्रोल कर रहे थे, पृथ्वीराज तो दिल्ली आ गया, दिल्ली को कंट्रोल करना शुरू कर दिया पृथ्वीराज के टाइम तक आते आते। उधर से टर्क अटैक हो रहे हैं, टर्क दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं। पृथ्वीराज से उनकी लड़ाई होती है 1191 में, त्राइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को हराते हैं। मोहम्मद गोरी का जो वहाँ का सेनापति था काजी जियाउद्दीन, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसे काफ़ी दिन यहाँ पे रख के फिर छोड़ा जाता है। अगला जो बैटल है 1192 में, सेकंड बैटल ऑफ टेरिन, उसमें पृथ्वीराज हार जाता है। गोरी दिल्ली पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। भारत की हिस्ट्री चेंज हो रही है। तो जहाँ पर वो चेंज होगी ना, जहाँ पे फॉल्ट आएंगे ना, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें बातें की जाएगी। इसलिए पृथ्वीराज बात की गई कि पृथ्वीराज के टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद में भारत की हिस्ट्री चेंज हो रही है। उसके बाद में पहली बार भारत में जो टर्क थे वो दिल्ली आ रहे हैं, उससे पहले तक दिल्ली नहीं आ पाए थे वो। इसलिए पृथ्वीराज की ज़्यादा बातें हुई। महाराणा प्रताप की अधिक बातें होने की रीज़न ये है कि उन दिनों में जब अकबर लगभग भारत को अपने पक्ष में करता जा रहा था, उस समय कोई एक आदमी खड़ा होके और ये कहे कि ना, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ब्रेवरी तो अलग दिखती है ना। महाराणा प्रताप अलग कैरेक्टर है बहुत। कैसे बनते थे राजा पहले? पिता राजा है, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा। यही तो था मोनार्की सिस्टम, यही। तभी हम डेमोक्रेसी लाए। एक ही परिवार के पास पावर नहीं भाई, जनता के पास में जन से, ऐसा ही तो कुछ है। महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे वो है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप को राजा ही नहीं बना के गए, वो अपने एक दूसरे बेटे को राजा बना के जाते हैं, जगमाल। लेकिन मेवाड़ की जनता ने बगावत की है। महाराणा प्रताप उस मोनार्की के एज में, उस राजतंत्रों के काल में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर रहे थे। वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे? नहीं थे, सबसे बड़े थे पर उनको नहीं बनाया गया। ओ, पर क्यों नहीं? पहले राजाओं में ये आप दोष मानिए या उस समय का सामाजिक नियम मानिए, एक राजा के अधिक रानियां होती थी, एक से अधिक रानियां होती थी। फिर जिस रानी का इन्फ्लुएंस राजा पे ज्यादा होता था, उसके बेटे के राजा बनने की संभावना अधिक हो जाती थी। कालांतर में ये बड़ा नुकसानदायक रहा। हालांकि शुरुआत में अधिक शादियां करने के पीछे लॉजिक ये था कि राजा के अधिक शादियां होंगी तो अधिक बच्चे होंगे, तो अपने लोगों के पास में पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा, कंट्रोल में रहेंगे, सेना बड़ी होगी, अपनी सेना को संभालने वाले लोग होंगे। पर धीरे धीरे उसके बाद में साइड इफेक्ट भी देखने को मिले, उसमें एक वो भी था। टाइमलाइन की शुरुआत से पहले मैं चाहूँगा कि आप या तो कोई श्लोक सुनाइए या कुछ भी कह दीजिए, या किसी देवता को याद कीजिए। श्लोक का तो मैं तो राजस्थानी का स्टूडेंट हूँ बेसिकली, हमारा राजस्थान की जो लैंग्वेज है वो राजस्थानी है। तो हमने सबसे अधिक याद किया धरती को, और हमने कहा भाई इससे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ी देवी ये है। तो हमारे सूर्यमल मिशन बहुत बड़े एक स्कॉलर हुए, उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन कही कि इला न देणी आपणी हालरियो हुल राय, कोई पूत सिखाना पालना मरण बढ़ाई माए। कि एक माँ अपने बच्चे को जब झूला झुलाती है ना बचपन में, तब भी राजस्थान में सिखाती थी कि तू मर जाना पर धरती किसी को मत दे देना, धरती माँ है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गोदपि गृहसि, कि माँ और मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी बारिश कम होती है। ऑब्वियसली बात है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी भारत बारिश कम लेता है, तो हमने उसको भी इंजॉय किया कि कम होती तो होती है। तो हमारे किसी कवि से पूछा गया कि भाई इतनी कम बारिश क्यों होती है, तो उन्होंने कहा जब बादल हमारे ऊपर से निकलते हैं ना, तो उनको थोड़ी शर्म आ जाती है कि इस धरती ने खून पी रखा है, पानी तो क्या ही पिलाया जाए इसको। पानी रोकाई प्यावणवा रगत पियोड़ी रज, शंका मन में समझान घण नहीं बरसे गज। कि मन में ये शंका कर लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर बरसते नहीं है। तो राजस्थान तो रक्त भूमि है जी। जय भवानी। जय भवानी। कैसा लग रहा है एपिसोड अब तक का? फ्लो तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई वुड लाइक फॉर यू गाइज टू कॉमेंट, कम्युनिकेट विद अस, बताओ कि ये एपिसोड में अच्छा क्या लग रहा है। वील ब्रिंग यू मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ एपिसोड। हिस्ट्री मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। एवरीथिंग वी डू इज़ फॉर भारत। उसी वजह से जो क्लासेस के लिए उस पर अपलोड करें, गो चेक इट आउट।
एटलीस्ट हमारे क्लासेस के लिस्ट को स्कैन कर लो, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या वैल्यू आपके लाइफ में ऐड हो रहा है. बहुत बजट फ्रेंडली क्लासेस हमने अपलोड करे हैं. लॉट्स टू लर्न. सॉफ्ट स्किल्स रेवोल्यूशन इज जस्ट बिगिनिंग, बट नाउ बैक टू द राजपूत रेवोल्यूशन. आगे बढ़ते हैं. अब टाइमलाइन की शुरुआत कहाँ से करें? टाइमलाइन की राजस्थान में तो बहुत पुराना जाता है राजस्थान की हिस्ट्री, यदि टाइमलाइन से शुरू की जाए तो. जैसे रामायण और महाभारत में राजस्थान के वर्णन है. नॉर्मली ये माना जाता है कि भगवान राम ने जब समुद्र से रास्ता मांगा था लंका जाने के लिए, और समुद्र ने मना कर दिया था कि रास्ता नहीं दिया जाएगा. राम जी 3 दिन तक वहाँ पर बैठे रहे. तब समुद्र डरा जब उन्होंने अपना बाण चढ़ाया और उसने कहा मैं रास्ता दे दूंगा, आप बाण मत चढ़ाइए. पर ऐसा कहते हैं जब वो बाण चढ़ चुका तो उसको कहाँ छोड़ा जाए, तो फिर वो राजस्थान की तरफ छोड़ा गया, ऐसा मानते हैं. और कहते हैं पहले हमारे यहाँ समुद्र था और उस बाण की वजह से वो समुद्र सूख गया. ऐसा रामायण के साथ हमारा राजस्थान की हिस्ट्री जुड़ जाती है. हिस्टोरिकल एविडेंस सीधे सीधे आपको नहीं मिल सकते, पर जैसलमेर में अब खूब सारे ऐसी चीज़ें मिलती है ज़मीन के अंदर जिससे पता चलता है धरती बहुत पुरानी थी और यहाँ पर समुद्र तो था. ये जो चीज़ें समुद्र के पास में थे वहाँ पर है. इवन महाभारत में ऐसे उल्लेख मिलेंगे राजस्थान के आपको कि अर्जुन के जो बेटे थे अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह के अंदर फंस गए थे, उनकी शादी राजस्थान हुई थी. जयपुर के पास में एक जगह पर थी विराटनगर, वहाँ के राजा थे विराट. उनकी राजकुमारी उत्तरा के साथ अभिमन्यु की शादी होती है, जिनके बेटे बाद में महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बनते हैं. इवन पांडवों का जो अज्ञातवास है वो विराटनगर के अंदर ही बीता था. तो पुरानी टाइमलाइन तो हमारी बहुत पुरानी जाती है, पर उसके अभी तक हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है. भारत में ये भी दिक्कत है कि अभी तक हम रामायण और महाभारत को प्रूव नहीं कर पाए, कि खूब सारे लोग ये मान लेते हैं कि तो कहानियाँ हैं, ये हिस्ट्री नहीं है. और जब तक वो हिस्ट्री प्रूव नहीं हो सकती तब तक इसको आप जोड़ भी नहीं सकते. राजस्थान में एक सेंटर पड़ता है हमारे कालीबंगा. तो जैसा हड़प्पा था, जैसा मोहनजोदड़ो था, ठीक उसी टाइम हमारे कालीबंगा था. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हमारी टाइमलाइन शुरू हो जाती है, एग्जैक्टली शुरू हो जाती है. ओके, हम वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं. इवन पैलियोलिथिक एरा जिसको हम कहते हैं, पाषाण काल जिसको बोलते हैं हम, जब पत्थरों से मनुष्य अपने हथियार से शिकार किया करता था, स्टोन एज. हाँ, स्टोन एज जिसको हम कहते हैं. उस टाइम का हमारे राजस्थान में एक भीलवाड़ा में बहुत अच्छा सेंटर है, बागोर नाम का एक सेंटर मिलता है. हमारे बालोतरा जिले में एक सेंटर मिलता है तिलवाड़ा. हमारे एक डिडवाना नाम करके एक जगह मिलती है. लूनी नदी जो थी, लूनी नदी के आसपास की खूब सारी इस प्रकार की चीज़ें मिलती है. पर कालीबंगा के बाद में थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से मिलता है. हमारे एक सिविलाइजेशन भी कालीबंगा से थोड़ी सी बाद की, आहड़, उसी टाइम के आसपास की सिविलाइजेशन है. आहड़ उदयपुर के ठीक पास में आहड़ नाम का एक गाँव. उन लोगों का ग्रीक और रोमन के साथ में ट्रेड था, क्योंकि ग्रीक और रोमन चीज़ें मिली है वहाँ से. इवन अफगानिस्तान में लेपिस लाजुली होती है ना, लाजवर्थ जिसको कहते हैं, नीले रंग का एक पत्थर होता है, पड़ा होगा आपके पास, लेपिस लाजुली के बगल. हाँ, ये लेपिस लाजुली. तो ये हमारे आहड़ से मिली है, ये अफगानिस्तान की है. और अफगानिस्तान से यदि आहड़ आई है तो वाया ट्रेड ही आई है, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा, या कोई कल्चरल ऐसा एक्सचेंज रहा होगा उनके बीच में. अच्छा, उसका रीज़न ये भी था कि मैंने बताया गुजरात जाते थे, अफगानिस्तान से गुजरात जाओगे तो उस रूट के अंदर आहड़ आएगा. तो आहड़ एक बड़ा सेंटर रहा था हमारे. पर जिस राजस्थान को अब हम जानते हैं, बेसिकली राजाओं वाली हिस्ट्री को जब हम उसको जानते हैं, उसका जब यूँ मोटा मोटा हम शुरू करते हैं, तब वो हमारी टाइमलाइन जो बाद में डायनेस्टीज रही उनके हिसाब से सेट होती है. जैसे हमारे सबसे बड़ी डायनेस्टी या रिच डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं मेवाड़, महाराणा प्रताप वाला जो गुहिल डायनेस्टी थी. गुहिल डायनेस्टी को यदि आप हिस्ट्री में सबसे अच्छा सोर्स माने जाते हैं इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों पर लिखवा के गए थे वो सच है. किताबें हो सकती है बाद में लिखी गई हो, किसी ने उनमें हेरफेर कर दिया, पर पत्थर पे लिखा हुआ नहीं तो आप उसमें हेरफेर किया जा सकता है. और उसने उसी टाइम लिखवाया जब वो था. तो 646 का 646 ईस्वी का उदयपुर के पास में गांव है सामोली. उस सामोली गांव से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है शिलादित्य नाम के राजा का. वो राजा अपने से पहले के 4 राजाओं के जिक्र और करता है, गुहिल, भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य का नाम आता है. यदि उस टाइमलाइन में हम पीछे जाते हैं, मोटा मोटा हम मानते हैं एक राजा का टाइम 20 साल होता है. यदि हम 20-20 साल पीछे जाते हैं, जो गुहिल का जो टाइम है वो 566 आता है. इसका मतलब 6th सेंचुरी के अंदर राजस्थान के अंदर एक राजा राज कर रहा है, गुहिल नाम का राजा. मेवाड़ के अंदर गुहिल नाम का एक राजा राज कर रहा है. तो गुहिल वालों की टाइमलाइन 5th सेंचुरी तक तो चली गई, 6th सेंचुरी तक तो चली गई. गोहिल जी सबसे पुराने राजा हैं, नॉन जो राजा है उसमें. और उसी गोहिल के नाम पर उस डायनेस्टी का नाम गुहिलोथ
गोहिलोत पड़ा, फिर एक गांव हुआ सिसोदा, उस सिसोदा गांव से गोहिलों तो एक ब्रांच निकली सिसोदिया, तो महाराणा प्रताप ये सब सिसोदिया गोहिलूत थे, तो गोहिल से वहां से वो टाइम लग जाते। हमारे एक वेस्ट राजस्थान में एक किंगडम रहा राठौड़ डायनेस्टी रही। राठौड़ों का इतिहास तो और पुराना चला जाता कि जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वो 3rd BC के हैं, उनमें रठिक का उल्लेख आता है। वही आपके साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट है, बाद में कर्नाटक महाराष्ट्र में उन राष्ट्रकूटों के नाम पर महाराष्ट्र है। राष्ट्रकूटों का महान राज्य महाराष्ट्र, राष्ट्रकूटों का राज्य सौराष्ट्र, राष्ट्रकूटों का राठ, जिसको बाद में गुजरात में लाट बोलने लग गए थे, वही बाद में राजस्थान की तरफ मुंह करके राठौड़ हुए। राष्ट्रकूट बोलते बोलते वो नाम राठौड़ हुआ है। बहुत पुरानी हिस्ट्री चली जाती है। हमारे जैसलमेर में भाटी हुए तो भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। भाटियों को भी आप देखोगे तो बहुत पुराना BC के अंदर चली जाएगी उनकी हिस्ट्री। राजा गज हुए थे, उन्होंने गजनी बसाई थी। अफगानिस्तान वाला जो गजनी है वो राजा गज का बसाया हुआ राजा गज भाटी है। इसे मतलब मोहम्मद गजनी, हाँ, वो गजनी का इसलिए उसका नाम है महमूद, वो गजनी का इसलिए गजनवी। ओके। जो दिल्ली का होता है वो दहलवी, तो जो गजनी का है वो गजनवी, जो गोर का है वो गोरी। ये गांव के नाम है, खिलजी, गोर, गजनवी, ये सब गांव के नाम। ये ज्योग्राफिकली कहाँ है? अफगानिस्तान, यानी कि राजपूताना वहां तक फैला था। पहले तो हिंदू कल्चर थी, आप इसको तो आर्य कल्चर बोलो ना, आर्यंस थे वो सारे, आर्यंस कल्चर वहां तक फैली हुई थी। राजपूत कल्चर, मैं कहता हूँ राजपूत शब्द बाद में देखने को मिलता है। वो राजपूतों के फोरफादर रहे होंगे, उनके पहले एंसेस्टर रहे होंगे, तब तक ये शब्द एग्जैक्टली वैसे नहीं मिलता है। क्योंकि पुरानी जब किताबें देखते हैं ना, तो जैसे कालिदास जी ने एक बुक लिखी मालविका अग्निमित्र नाम के राजा पर, मालविका उसकी प्रेमिका, उसके ऊपर एक बाण भट्ट वे जिन्होंने 2 किताबें लिखी थी, हर्षचरित और कदम्बरी। एक आपके धर्मपाल नाम का राजा, उसका खालिमपुर में एक दान पत्र मिला है। हमारे आबू से एक तेजपाल नाम के राजा का अभिलेख मिला है। चाणक्य के अर्थशास्त्र जो है उनसे में राजपुत्र शब्द है, राजपूत नहीं है। वो राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, वो राजपुत्र करते करते बहुत बाद में जाके वो राजपूत नाम आने लगा। तब तक आप उसको आर्यंस कल्चर कहिए, आर्य कल्चर कहिए, क्षत्रिय परंपरा कहिए उसको, पर है वही, पीछे वहीं जाके जुड़ जाएगी वो सारी की सारी चीजें। हमें ना इस पे जेनेटिक स्टडीज करनी चाहिए, क्योंकि आपने पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले भी एक चीज कही थी, महाराष्ट्र के बारे में आप बात करें, भोसले सरनेम के बारे में कुछ कहा था। शिवाजी जो महाराज, छत्रपति महाराज शिवाजी थे, वो ऐसा कहते हैं कि उनका जो ओरिजिन है वो मेवाड़ से कि मेवाड़ में हमारे एक राजा हुए थे अजय सिंह, यानी कि उनके परिवार का। हाँ, और अजय सिंह हुए थे, अजय सिंह के बेटे थे सज्जन सिंह यहाँ महाराष्ट्र आ गए थे अपने पिता से नाराज होके। और सज्जन सिंह के बाद में दिलीप सिंह हुए, दिलीप सिंह के सिंह हुए, सिंह के भैरव सिंह हुए। भैरव सिंह का एक पेट नेम भोंसले बताया जाता है। उनके बाद में आगे शिवाजी वाली फैमिली है, उनकी 19वीं लीनेज पे आके एक्चुअली शिवाजी है वहाँ से। तो वो चीज़ें, जैसे मैं इसमें तो और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, आपके महाराष्ट्र में तुलजा भवानी के मंदिर मिलेंगे। जी। हमारे चित्तौड़ में तुलजा भवानी के मंदिर है, तो या तो मेवाड़ में या महाराष्ट्र में। तो इसका मतलब आपस में दोनों कहीं ना कहीं एक थे, तभी वो इस प्रकार की चीज़ें मिलती है। लिंकेज तो है, लिंकेज है। मतलब आज भी मराठा और राजपूतों के बीच बहुत लिंकेज है। हाँ, जब राजपूत मराठा से मिलते हैं तो कुछ फील होता है पैरेलल। वो एक कहीं दोनों मार्शल कौम रही तो वो आता ही होगा, वो चीजें तो आती है। देवी भक्ति, देवी भक्ति, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, वो जो वॉरियर स्पिरिट वाली चीज थी, ऑब्वियसली बात है। वो भारत में जहाँ जहाँ जिन के अंदर है, उन सब के साथ ही वो आपस में फ्रीक्वेंसी तो मैच करती है, वाइब तो मिलती है। कहीं किसी प्रकार के 2 लोग होंगे तो, अभी आपने शुरुआत में कहा कि मारवाड़ियों की और गुजरातियों की मिलती है, तो क्या है वो ट्रेड वाला ही तो है कि दोनों के अंदर वो ट्रेड वाली चीज आ जाती है। मैं मानता हूँ कि भारत में अक्सर हमारे जो सरनेम होते हैं, लास्ट नेम्स, उसमें काफ़ी सारे रहस्य छिपे रहते हैं और हमें पता ही नहीं रहता, क्योंकि कोई हमें ये बताता नहीं। ये मुझे पॉडकास्ट के थ्रू ही पता चला। जहाँ से आपके पूर्वज आए उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जा सकता है आपके सरनेम की वजह से। जिस तरह की उपासना आपको सूट करेगी वो भी पता चल जाता है कभी कभी आपके सरनेम से। इवन राठौड़ों की जो कुल देवी मानी जाती है वो नागणीची माता है।
और हमारे जो रेफरेंस है वो ये बताते हैं कि हमारे एक राजा हुए धूहड़, और वो धूहड़ जो है वो नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर गए थे। मतलब महाराष्ट्र का नीचे वाला हिस्सा, कर्नाटक का ऊपर वाला हिस्सा, ये राष्ट्रकूटों का राज्य था। अब यदि वो कुलदेवी की मूर्ति यहाँ से लेके जा रहे थे तो इसका मतलब तब तक उनको ये पता था ना वहां से आए हैं। उस बात को भी जानते थे कि हमारा ओरिजिन वहां पर है, हमारे नाम इसलिए ये राठौड़ है, इसलिए बना हुआ है। इवन बहुत बाद में हमारे जिन्होंने जोधपुर बसाया था, जोधा, उनकी एक डॉक्टर विधि श्रृंगार कंवर, उसकी मेवाड़ में शादी होती है। वो एक वहां पर बावड़ी बनवाती, बावड़ी समझते हैं आप, स्टेप वेल, ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स बनी हुई है। तो उसमें वो लिखवाती है कि मेरे पिता का नाम जोधा है और वो राष्ट्रवर्य है। तो राष्ट्रकूट, राष्ट्रवर्य एक ही तो चीज है। तो खूब सारी चीजें आपको पता चलती है कि आप कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो सरनेम से। अगर हम टाइमलाइन को आगे लेकर जाएं तो हमारा पहला स्टेशन कौन सा होना चाहिए आपके मुताबिक? अब राजस्थान में एग्जैक्टली तो पहला स्टेशन इसलिए नहीं आ सकता कि मैंने कहा कि सब अलग अलग किंगडम है, अलग अलग किंगडम है तो सबके स्टेशन भी अलग अलग आएंगे। फिर वो मेवाड़ वालों की स्ट्रीम अलग प्रकार की चीजें होंगी, मारवाड़ वालों की अलग होगी। पर अगर अलग किंगडम है तो हम इसे राजपूत हिस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारे जो रूलर थे वो राजपूत थे। लिंकेज क्या था आपस में? सब में वैवाहिक संबंध है, शादी ब्याह आपस के अंदर उनके अंदर हो रहे थे। ओके, कल्चर, हाँ कल्चर सेम, सबकी सेम कल्चर थी, भाषा सेम थी सब, पर वो अलग अलग किंगडम थे। युद्ध होते थे? युद्ध बाकायदा सब में युद्ध हुए उनमें, आपस में सब में युद्ध हुआ? हाँ, आपस में युद्ध। इवन शादी हो रखी उसके बावजूद युद्ध हुए। क्यों? युद्ध का तो मोटा मोटा कारण साम्राज्य का विस्तार, एम्पायर एक्सपांशन, मैं मेरे राज्य को बढ़ाना चाहूंगा, उसमें फिर शादी बैरियर नहीं है। दोनों चीजें हैं। कई बार कोई लंबे टाइम तक युद्ध चला है, उसके बाद में जब शांति आई है तो भी शादियां की आपस के अंदर, कि पुराने वाले को भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। कई बार ये भी है कि शादियां हो रखी है उसके बावजूद युद्ध कर लिया उन लोगों ने। बहुत सरल सा सवाल है, ठीक है, पर गहरा सवाल भी है कि कोई राज्य युद्ध में जीतता क्यों था? मिलिट्री पावर या डिप्लोमेसी? दोनों को ब्रेक डाउन कीजिए राजपूत लेंस से। मिलिट्री पावर मतलब क्या, डिप्लोमेसी मतलब क्या? जिसके पास ज़्यादा सेना होगी, जिसके पास ज़्यादा आर्मी होगी, उसके जीतने के चांस रहेंगे। या सेना भले थोड़ी कम है लेकिन बहुत बहादुर है लड़ने वाले लोग, इसलिए भी आप जीतेंगे, है ना। बहुत ऐसे युद्धों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि वो लोग कम थे उसके बावजूद उन्होंने सामने वाले को हरा दिया था। जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के पास में 3000 फौजी है, अकबर के पास में 5000 है, लगभग डबल है। उसके बावजूद महाराणा प्रताप उस युद्ध को जीत जाते हैं। तो ये वो साफ साफ दिखता है कि डिप्लोमेसी मतलब, जैसे ये मेवाड़ वालों ने और आपके मराठों ने भी बाद में उसको बहुत अपनाया कि ज्योग्राफी का फायदा उठाया उन्होंने। उनकी ज्योग्राफी में पहाड़ है, माउंटेन्स है, इसलिए दुश्मन को अंदर खींच के लाओ, पहाड़ों की तरफ लाओ। और जब वो पहाड़ों में आएगा तब बड़े रास्ते नहीं है, चौड़े रास्ते नहीं है, बहुत नैरो रास्ते हैं, तब जैसे अंदर घुसेंगे तब मारेंगे। तो डिप्लोमेसी है ना, कि उनको अंदर लाया जाए, पूरा जितना खींच सकते हैं उतना अंदर खींचा जाए। अच्छा, अंदर खींचा जाए और खींचने के बाद जैसे ही वो अंदर आ जाए उसकी पीछे से सप्लाई बंद की जाए। ऐसे महाराणा प्रताप ने जब मुगलों से 25 साल लड़ाई लड़ी है, लगभग 1572 के अंदर वो राजा बने हैं और 1597 में उनकी मृत्यु है। और उसमें शुरुआत के लगभग 15 साल युद्ध है। उसमें उन्होंने मेवाड़ के प्लेन एरिया के अंदर जितनी जनता रहती थी उसको भी पूरे को माउंटेन एरिया में शिफ्ट कर दिया, हिली एरिया में शिफ्ट कर दिया, कि पब्लिक भी प्लेन में नहीं रहेगी। कारण यदि पब्लिक प्लेन के अंदर रहेगी तो वहाँ पे अनाज उत्पादन करेगी, कुछ ना कुछ उगाएगी तो मुगलों को खाने के लिए मिल जाएगा। खाने के लिए कुछ ही नहीं होना चाहिए इनके पास, तो कैसे लड़ेंगे? तो इसका मतलब सप्लाई कहीं दूसरी जगह से मंगवानी पड़ेगी। तो फिर मुगल अजमेर से अपनी सप्लाई मंगवाते, अजमेर सप्लाई आएगी तो बीच में लूटेंगे। तो लड़ाई को, ये डिप्लोमेसी पूरी तरीके से लड़ाई को बहुत कठिन बना देंगे। आप राजस्थान कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो फोर्ट्स बने हुए बहुत ऊंचे हैं, बहुत पहाड़ों पर बनाए गए, उनके रास्ते बहुत आपको यूं वैसे मिलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड रास्ते मिलेंगे। उनकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची दीवारें टाइप की मिलेगी। ये इसीलिए था, इवन चारों तरफ ट्रेंच खाइयाँ बनवाते उनके चारों तरफ, उनमें पानी भरवा के रखते कि दुश्मन डायरेक्ट सीधा सीधा अटैक ना कर दे आप पर। डिप्लोमेसी ये भी है कि आपको लगता है कि भाई इसको अपना दोस्त बनाना है तो आप उसे शादी ब्याह के माध्यम से या और किसी माध्यम से भी उनको आप अपना दोस्त बना के रखते हैं। जानवरों का प्रयोग होता था युद्ध में घोड़े के अलावा? हाथी,
हाथी राजस्थान के युद्धों में बड़ी मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि हाथी की वजह से बहुत सारे युद्धों में नुकसान झेलने पड़े। राजा पोरस हाथी पर बैठ के लड़ रहा था। हाथी के साथ क्या दिक्कत होगी, हाथी दूर से दिखता है, और राजा जब हाथी पर बैठता तो पूरा यूं मुकुट वुकुट पहन के बैठता, इसलिए दुश्मन सैनिकों को दूर से दिखता था राजा है। जैसे बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने अपने 2000 की पूरी सैनिक टुकड़ी लगाई थी कि सारा का सारा अटैक सांगा पे किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि यदि राजा के कुछ भी हो गया तो बाकी जो आर्मी वो पीछे हट जाएगी। उसको लगा यार राजा ही चला गया, अब लड़के क्या करें। राजा पोरस, राजा दाहिर, राजा आनंदपाल, राजा सांगा, ये सब के सब हाथी पर बैठ के लड़ रहे थे। तो और हाथियों के तो हमारे वैसे बड़े किस्से हैं जोरदार, कि हाथी का एक यूज और होता था कि अब किसी किले के अंदर घुसना है तो किले का गेट बड़ा मजबूत है। आप कभी राजस्थान किलों के गेट देखना, उनके आगे लोहे की कीड़े लगी हुई है, आयरन सूल लगी हुई है बहुत। अब उसको कैसे तोड़ोगे, गेट है, गेट के आगे एकदम वो लोहा लगा हुआ उसके, अब उसको कैसे तोड़ोगे। तो हाथियों को शराब पिलाते थे और फिर उस हाथी को नशे में करके दूर से भगा के लाते, वो टकरे मारता, क्योंकि यूं तो उसके लगेगी बेचारे के, तो वो टकरे कैसे मारेगा आपके। और हमारा तो एग्जाम्पल बड़े जोरदार है। सांगा ने गुजरात में अहमदनगर पर आक्रमण किया था, और जो हाथी था उसने एक टक्कर मारी गेट के, अहमदनगर के किले के गेट पे, दूसरी टक्कर मारने से मना कर दिया उसने, लगी होगी बेचारे के हाथी के, तो वो आए नहीं। तो सांगा की सेना में एक सैनिक है कान्हा सिंह चौहान, कान्हा सिंह चौहान उसके आगे खड़ा हो जाता है गेट के आगे कि मेरी छाती पर लाई, मैं गेट के आगे खड़ा हूं, हाथी मेरी छाती पर मारेगा आके, तो कहा तुम मर जाएगा। उसने एक मरेगा, गेट तो तोड़ेंगे, और गेट तोड़ के अंदर घुसे, अहमदनगर पे कब्जा किया उन लोगों ने। ऐसा कैसा कभी आप सर्च करना, कभी बैटल ऑफ उंटाला, उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है उंटाला नाम करके। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह जिन दिनों में राज कर रहे थे, तो जहांगीर का हमला होता है। जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर इधर राजा बन गया था, तो उस उंटाला के किले पे कब्जा करना था, और मेवाड़ की 2 टुकड़ियां उस पर कब्जा करने के लिए जाती है, और वो गेट नहीं टूट रहा होता है। तो बल्लू सख्तावत था, एक बल्लू सख्तावत उसी प्रकार से आगे खड़ा हुआ था, और हाथी की टक्करें उसकी छाती पर मारी गई थी, वो झूल जाता उस किलों के अंदर, पर हाथी से गेट तोड़वा देते। तो हाथी का बड़ा जोरदार प्रयोग किया था। ऊंटों का, ऊंटों का भी होता था, पर ऊंटों का फिर भी था युद्धों में देखने को नहीं मिलता, पर हाथियों का खूब मिलता। हाथी इवन सेकंड बैटल ऑफ टेरिन में पृथ्वीराज चौहान के हारने का एक बड़ा कारण हाथी है, कि मोहम्मद गोरी ने अचानक रात को अटैक कर दिया था, कि उठे ही नहीं थे वो, सुबह का ही टाइम था, अभी तो सेना तैयार ही नहीं हुई थी। अपने वैसे था कि भाई सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद कर देंगे, सूर्योदय से युद्ध शुरू करेंगे, सनसेट और सनराइज वाला पूरा ध्यान रखते। पर गोरी अचानक सुबह सुबह अंधेरे में अटैक कर देता है। तो अंधेरे में अटैक किया, तो वो हाथियों के जब तीर लगने लगे तो हाथी भागे हैं इधर उधर, तो सेना उनके नीचे आई है। उनके वो समझ में नहीं आया कि भाई अब क्या होना है क्या नहीं होना। और कोई जानवर होते थे, बैल होता है, बैल, बुल। तो हमारे कई कहानियां उस प्रकार की मिलती है कि भाई एक राजा है, वो कहीं सेना लेके बैठा है दूर, और दूसरे वाले की सेना कम पड़ रही है। तो अब बैल जो होता है, बैल के ऊपर यहाँ पे मसाले बांधते, मसाल समझ गए, टॉर्च लैंप एक प्रकार से, वो बांधते, 2 सिंग, दोनों सिंगों पे 2-2 ऊंचे ऊंचे बांध दिए, ताकि दूर से सेना आए तो सामने वाले को यूँ लगे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जबकि वो बहुत सारे लोग नहीं, कुछ ही लोग हुआ करते थे, सामने वाली सेना को पीछे धकेलने में कामयाब रहे। तो बैलों का खूब साइकोलॉजिकल बैलों का प्रयोग किया है, घोड़ों का किया, हाथियों का किया है, ऊंट भी है बहुत बाद में जाके। कैमल कॉप्स हमारे बनने लग गए थे। इवन हमारे बीकानेर में एक, अभी लास्ट में आज़ादी से ठीक पहले, इंडिपेंडेंस से ठीक पहले एक राजा हुए थे, महाराजा गंगा सिंह। तो अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए गए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो कैमल कॉप्स लेके गए थे। टर्की के अंदर जो सेना उतरी थी वो बीकानेर कैमल कॉप्स थी। क्यों, पर एक ऊंट का क्या रोल रहता है? रेगिस्तान के अंदर आप दूसरे पशु का कैसे प्रयोग कर पाओगे? जब डेजर्ट है पूरा, तो उस मिट्टी के अंदर तो ऊंट ही चल सकता है। तो उनके बहुत जल्दी समझ में आ गई थी बातें, तो उन्होंने बनाई ये सेना वैसे। तो ऊंट हुआ करते थे। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दोनों पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप फिर से लौट आ रहे हैं हमारे कॉन्वर्सेशन में। इस वजह से मैं इन 2 कैरेक्टर्स को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। एटलीस्ट इनकी टाइमलाइन हम हाईलाइट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप पिक करो, आपको किससे शुरुआत करनी है? पहले पृथ्वीराज चौहान पे करते। ओके। उधर से टर्क अटैक कर रहे थे, ट्रकों को अटैक करते हुए लंबा समय बीत गया था, पर वो दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। कितना समय? और गुजरात भी नहीं आ पा रहे थे। आप देख लो, उनको अटैक करते हुए 500 बरस हो गए थे। 500 साल से अटैक कर रहे थे। 712 ईस्वी में
मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया था। वो फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक है जो अरब द्वारा किया गया था। अरब थे वो, अरब। उसके बाद अगले 480 साल तक वो लोग दिल्ली पर कब्जा करने के लिए जूझते रहे, लेकिन वो दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि बीच में राजस्थान पड़ जाता था। 480 ईयर्स। आप यदि उस समय की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उसमें यूँ लगेगा कि कितने कितने हमारे राजस्थान के राजा हुए जो अलग अलग लोगों से लड़ते रहे। पृथ्वीराज चौहान से पहले वाली जो ब्रांचेज हैं उसमें खूब सारे, या आपको लगेगा कि गोविंद थर्ड नाम का राजा है जिसने गुजरात वालों के साथ मिलके महमूद गजनवी का रास्ता रोक लिया था। उसमें आपको मिलेगा कि विगराज सेकंड नाम का राजा है कोई जो किसी इब्राहिम से लड़ा है, कोई दुर्लभ राज है जो किसी साहबुद्दीन से लड़ा है, कोई पृथ्वीराज है जो बगुली शाह से लड़ा है, बाद में अजय राज है जो गर्जन मातंगों से लड़ा है, बाद में अर्णोराज है। अर्णोराज ने हमारे अजमेर के ठीक पास में तुर्कों को एक इतना बुरा युद्ध हराया था कि पूरी धरती लाल कर दी थी। इसलिए उस धरती को बाद में उस मिट्टी को ऊपर से उखाड़ कर वहाँ पे एक लेक बनाएगी, आना सागर। अब अजमेर जाओगे तो आज ही पास में आना सागर लेक है, तो लेक आना सागर अर्णोराज के नाम पर है। तो वहाँ पर युद्ध हुआ था, तो किसी बैटलफील्ड के अंदर लेक बनी बाद में, तो वो आना सागर है। उसके बाद विगराज चतुर्थ, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, विगराज चतुर्थ है जिसने खुसरो शाह को हराया था और अटक नदी के पार भगाया था। तो बड़ा यूँ लंबा चौड़ा है। पृथ्वीराज सेकंड है बाद में, वो लड़ता है अरबों के साथ में, तो तुर्कों के साथ में, सॉरी। पृथ्वीराज के टाइम में एक तुर्क वापस आया, वो है मोहम्मद गोरी। वापस आया मतलब बीच में थोड़ा सा कोई बड़ा अटैक नहीं हो रहा है, एक बड़ा अटैक गोरी के टाइम में वापस होने शुरू होते हैं। पहले वाले जो अटैक है वो इतने बड़े नहीं हो रहे थे, गोरी के टाइम में बड़े अटैक अपने को देखने को मिलते हैं। जब मुस्लिम अटैक होने शुरू होते हैं तो सबसे पहले जो भूमि भारत से छिटकती है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान तक भारत ही था, ये भारत ही हुआ करता था, आर्यंस ही हुआ करते थे, हिंदू राजा ही हुआ करते थे। पर वो क्षेत्र बहुत जल्दी निकला। पहले ईरान वाला निकला था पहले, वरना ईरान में भी पहले अग्नि पूजा ही थी, ईरान में भी आर्यंस ही थे। अफगानिस्तान वाला निकला, अफगानिस्तान वाला निकला तो वहाँ पे तुर्क आ गए थे बाद में। मुस्लिमों की एक ट्राइब थी टर्क, जो मेरे ख्याल से तुर्कमेनिस्तान से, आज के मॉडर्न तुर्कमेनिस्तान, कॉकसस। हाँ, आगे बढ़े। हाँ। तो टर्क जब अफगानिस्तान में आ गए तो अब उनको भारत पर कब्जा करना है जी। तो अब वो राजस्थान को क्रॉस करके गुजरात की तरफ आना चाहते हैं। इन बिटवीन उन्होंने खूब सारे अटैक किए हैं, जो अटैक मैंने अभी आपको बताया एक भाई। फिर एक बड़ा कैरेक्टर जो तुर्कों की तरफ दिखाई देता है वो मोहम्मद गोरी है। अफगानिस्तान में गोर एक क्षेत्र का नाम है, गोर का होने की वजह से वो गोरी कहलाता है, मोहम्मद इसका नाम है। वो गुजरात पर कब्जा करना चाहता है। उसने एक तरीका निकाला कि गुजरात जाने के लिए अपने राजस्थान को बाईपास करते हैं, क्योंकि अजमेर वाले चौहान इनको गुजरात जाने नहीं दे रहे थे, तो बाईपास करते हैं। तो उसको लगा कि अफगानिस्तान से सिंध आते हैं पाकिस्तान में, और सिंध से सीधा सीधा हम गुजरात की तरफ चले जाते हैं। उन दिनों गुजरात में जो राजा राज कर रहा है उसकी उम्र बहुत छोटी है। मूलराज सेकंड राजा है चालुक्य डायनेस्टी का, बहुत कम उम्र का है। उसकी माँ राज संभाल रही थी, उसकी माँ का नाम था नायिका देवी। तो गोरी को यह भी लगता है कि एक महिला राजा है गुजरात की, तो इजीली कब्जा करने में सक्सेस हो जाएंगे, तो गोरी सिंध की तरफ से बढ़ता है। नायिका देवी बड़ी बहादुर महिला है, पता नहीं क्यों भारतीय इतिहास उस महिला को वो दर्जा नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। उसके कई क्रेडिट ड्यू पड़े हैं अपने ऊपर। नायिका देवी खुद युद्ध को लीड करती है, वो आगे आती है। नायिका देवी इस बात को जानती थी कि अपनी सेना कम है और दुश्मन की सेना ज़्यादा है, इसलिए प्लेन एरिया में लड़ने से कोई मतलब नहीं है, हिली एरिया में लड़ा जाए ताकि कम सेना के साथ भी गुरिल्ला वॉर किया जा सकता है। आबू के पास में गांव पड़ता है काइंद्रा। 1178 बैटल ऑफ काइंद्रा। नायिका देवी गुजरात से रवाना होकर काइंद्रा आती है ताकि गोरी को वहीं रोक सके, गुजरात में आने ना दे। नायिका देवी इस बात को भी जानती है कि यूनिटी बड़ी चीज है, तो क्यों ना राजस्थान के आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया जाए। गुजरात के टच करते हुए राजस्थान के 3 बड़े राजा उन दिनों थे। नाडोल का राजा केलहण चौहान, जालोर का राजा है कीर्तिपाल सोनगरा, और आबू का राजा धारावर्ष परमार। वो उन तीनों को इनवाइट करती है कि आप मेरा साथ देने के लिए, और वो तीनों जाते हैं। उस युद्ध में गोरी को इतना बुरी तरीके से हराया जाता है 1178 में कि गोरी दोबारा उस रास्ते से कभी आया ही नहीं। हल्के से पॉज करता है, इस युद्ध की विजुअलाइजेशन आप दे दीजिए। विजुअलाइज ये करना है इस युद्ध में कि
एक तो आज भी गौरी को भारत में इसलिए याद किया जाता है कि उसने 1192 में तराइन के सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हम इस बात पर क्यों बात नहीं करते कि वही गौरी उस बैटल ऑफ तराइन से 13 साल पहले बैटल ऑफ काइंद्रा में बुरी तरीके से हार के गया था। दूसरा, हम एक महिला का योगदान नहीं बता पा रहे हैं, जबकि बताया जाना चाहिए कि नायिका देवी कितनी बड़ी लीडर भी है। तीसरा, अक्सर जो भारतीय राजाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आपस में मिलकर नहीं लड़ते थे। तो जब गुजरात के चालुक्य, राजस्थान के चौहान, राजस्थान के परमार मिलकर लड़ रहे हैं, इसका मतलब यूनिटी बनती थी उन लोगों के अंदर और उन्होंने मिलकर युद्ध हराया। इसका मतलब वो ये जानते थे कि संकट जब आए तो आपस में मिलजुल के युद्ध कर लेना चाहिए। तो बैटल ऑफ काइंद्रा, मेरा यह है कि काइंद्रा के युद्ध के बारे में भारत पूरा जाने कि काइंद्रा के अंदर क्या हुआ था। काइंद्रा आबू के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहां पर गौरी की सेना को बुरी तरीके से हरा दिया गया था सिरोही जिले के अंदर, राजस्थान और गुजरात के राजाओं ने मिलके जी। गौरी अगले कई वर्षों तक भारत पर अटैक ही नहीं कर पाया। उसके बाद गौरी सिंध वाले रूट से आया नहीं। अब गौरी ने अपना रूट चेंज किया और पंजाब वाले रूट से आया। पंजाब में अपनी जगह पड़ती बठिंडा। बठिंडा को उस समय बोला करते थे तबर हिंद। वो तबर हिंद पे कब्जा करता है और तबर हिंद में अपना एक बंदा छोड़ता है, काजी जियाउद्दीन। गौरी जब उधर से आगे बढ़ता है तब दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से पंजाब की तरफ जाता है, गौरी पंजाब से दिल्ली की तरफ आता है। रास्ते में हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन, वहाँ तराइन में वो 1191 में आमने सामने होते हैं। गौरी को बुरी तरीके से उस युद्ध में हराया जाता है, इवन गौरी को पकड़ लिया जाता है। गौरी को पकड़ कर लाते हैं, गौरी माफ़ी मांगता है पृथ्वीराज चौहान से और उसे छोड़ दिया जाता है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर। आज के दृष्टिकोण से देखें, आज के अप्रोच से देखें तो यह है कि क्यों छोड़ दिया था। उसी दिन यदि गौरी को पकड़ के मार देते या गौरी को जेल में डाल देते तो दूसरे अटैक की संभावना ही नहीं बनती। दूसरे अटैक की संभावना नहीं बनती तो तुर्क कभी भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाते। पर दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इंडियन कल्चर ये कहती थी कि यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उस पर किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हर टाइम के सोशल वैल्यूज अलग अलग होते हैं। पृथ्वीराज चौहान के टाइम की सोशल वैल्यूज थी कि दुश्मन की माफी मांगने पर उसको दंड नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा। आज हम उसकी बात इसलिए करते हैं कि अगले साल वापस युद्ध होता है 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा के गौरी पकड़ के मार देता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। वो जो दूसरा युद्ध तराइन का युद्ध, तो हम कहते हैं देखो पृथ्वीराज चौहान हार गया, पहले युद्ध में जीता हुआ था तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरे युद्ध में युद्ध जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज की सेना सुबह सुबह सो रही थी, गौरी की सेना अचानक अटैक करती है धोखे से और उन सबको मार देती है वहां पर। यदि वो भी आमने सामने का युद्ध हुआ होता तो पृथ्वीराज उस युद्ध के अंदर भी नहीं हारता। एक तो हमें इससे सीख तो ये मिलती है कि हमें दुश्मन की सारी गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए, दुश्मन कब कौन सी चाल चल रहा है। जैसे हम है वैसा दुश्मन हो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने ये सोचा कि हम धोखे से किसी पर अटैक नहीं करते तो वो भी नहीं करेंगे, पर उन्होंने रात को सोते हुए धोखे से अटैक किया था और इनको हराया था उस युद्ध के अंदर। दूसरा ये है कि जब हम 1192 के उस तराइन के दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो उससे पहले हम तराइन का पहला युद्ध भी देखा जाना चाहिए और काइंद्रा का युद्ध भी देखा जाना चाहिए जिसके अंदर गौरी को हरा दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान मात्र 26 साल का था जब मृत्यु हुई है, 26 ईयर ओल्ड। आज के 800 बरस पहले पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई 1192 में। 26 साल का एक लड़का उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा बना हुआ था। 800 साल बाद भी वे लोग भी उसको जानते हैं जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो कुछ तो अलग काम किए होंगे कि आज दिन तक पृथ्वीराज चौहान को याद किया जाता है। आप पृथ्वीराज चौहान को यदि युद्धों से हटा के देखेंगे ना तो पृथ्वीराज चौहान ने 800 बरस पहले आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री बना दी थी। पद्मनाभ नाम करके एक बंदा उसका मंत्री बनता है और पृथ्वीराज चौहान उस समय शास्त्रार्थ समझते, शास्त्रार्थ डिबेट, विद्वानों की डिबेट करवाया करता था। मतलब कितना हम एजुकेशनल लेवल पे कितना आगे थे कि अलग अलग स्कॉलर्स बुलाए जाते, उनकी डिबेट करवाई जाती, उनसे वो जो अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि अपने वेदांत पे भी चर्चा होनी चाहिए, तंत्र पे भी चर्चा होनी चाहिए, वे तमाम प्रकार की चर्चाएं भारत के अंदर हुआ करती थी। युद्धकालीन माहौल के अंदर भी एक राजा यदि इस प्रकार का करके गया तो इस मामले में पृथ्वीराज बड़ा अलग राजा हुआ। पृथ्वीराज पर एक बहुत अच्छी बुक है जयानक की लिखी हुई पृथ्वीराज विजय, एक कश्मीरी ब्राह्मण हुआ था जयानक, उसमें पृथ्वीराज विजय लिखी है। वो यदि पढ़ी जाए तो पृथ्वीराज के बारे में खूब सारी चीजें खुलती है। भारत के इतिहास की विडंबना यह है कि पृथ्वीराज को एक दूसरी किताब से याद किया गया। चंद बरदाई की एक किताब है पृथ्वीराज रासो, उसके आधार पर याद किया है। पृथ्वीराज रासो बहुत बाद की किताब है और पृथ्वीराज रासो की ज्यादातर बातें सही नहीं है।
उस पृथ्वीराज रासो के आधार पर एक आदमी को भारत में विलेन घोषित कर दिया गया, जयचंद। आज भी भारत में गद्दार का पर्याय जयचंद को बताया जाता है, जबकि जयचंद बहुत बड़े राजा हुए, बड़े धर्मपरायण राजा हुए, और जयचंद किसी प्रकार से गद्दार नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि गौरी को भारत में बुलाने वाले जयचंद थे। तो यदि गौरी को भारत में तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने बुलाया था, तो तराइन के पहले युद्ध में गौरी को बुलाने वाला कौन था? काइंद्रा के युद्ध में गौरी को बुलाने वाला कौन था? और गौरी से पहले जब खुसरो शाह, जब शहाबुद्दीन, जब आपका गर्जन मातंग आए थे, जब आपका इब्राहिम आया था, जब आपका गजनवी खुद आया था, तो उनको बुलाने वाले कौन थे? दूसरा, उन जयचंद ने, ये तो आपने भी सुना होगा, भारत में किसी गद्दार कहना आता तो कहते हैं अरे वो तो जयचंद है। नेताओं के मुंह से इस प्रकार की बातें सुन लेते हैं। केवल अशिक्षा है कि ढंग से एजुकेशन नहीं है, इस चक्कर में जयचंद को गद्दार बता दिया गया। क्योंकि गौरी को यदि जयचंद बुलाता तो गौरी की अगली लड़ाई भारत में जयचंद के साथ है, चंदावर का युद्ध है, और जयचंद कन्नौज का बड़ा राजा। अच्छा, उस पृथ्वीराज रासो की उन कहानियों के आधार पर हमने एक प्रेम कहानी और गढ़ दी, इसको बॉलीवुड वालों ने और आगे बढ़ा दिया कि जयचंद की एक बेटी थी सेयोंगिता, सेयोंगिता से पृथ्वीराज प्रेम करता है, दोनों प्रेम करते हैं, पृथ्वीराज उसका किडनैप कर लेता है, और इस वजह से जयचंद से उसकी बनती नहीं थी। इस प्रकार की न तो कोई लड़की थी, न इस प्रकार की कोई बातें भी थी। ये पृथ्वीराज रासो की बातें बहुत बाद में लिखी गई और उनके अंदर कतई कोई सच्चाई नहीं है। मेरे ख्याल से विकिपीडिया पर भी पृथ्वीराज चौहान को लेकर ये पृथ्वीराज रासो का नाम लिया जाता है कि, पर मेरे ख्याल से ये इकलौता सोर्स नहीं हो सकता। पृथ्वीराज रासो 17वीं सेंचुरी के आसपास हमारे सामने आती है, जबकि वो बात है 12वीं सेंचुरी की। 500 साल बाद में आप पढ़ रहे हो उसको। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज के दरबार में रहने वाले चंद्रप्रदायी ने वो लिखी थी, पर उसका हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं। तो ये जो असली हिस्ट्री है ये कहाँ से पता चलती है? मैं कह रहा हूँ आपको, जैन की पृथ्वीराज विजय जो है वो उस टाइम की बुक है और वो खूब सारी बातें करती है। नैनचंद्र सूरी ने उसी टाइम के आसपास हमीर महाकाव्य लिखी है, वो इस प्रकार की बातें करती है। उस समय की मुस्लिम रेफरेंस उठा लिए जाए, मुस्लिम रिकॉर्ड्स उठा लिए जाए, वो उस प्रकार की बातें। मिन्हाजुस सिराज की तबकात नसीरी मिलती है उसी टाइम के अंदर, आपके हसन निजामी की ताजुल मासिर मिलती है उसी टाइम के अंदर। उनमें इस प्रकार की कोई घटनाओं का जिक्र नहीं, कोई मुस्लिम इतिहासकार इनका जिक्र नहीं करता। पर भारत है, भारत जयचंद को उसी रूप में लेता है। तो मेरा यह है कि जब पृथ्वीराज को पढ़ा जाए, पृथ्वीराज को ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। एक तो ये पता चले कि क्या योद्धा था, 20-25 साल की उम्र का एक लड़का। झट से आप उनकी जिंदगी की कहानी शेयर कर सकते हो। पृथ्वीराज 11 वर्ष की उम्र में राजा बनता है। राजा बनने के साथ में उस व्यक्ति के साथ में 3 चैलेंज है, घर के अंदर, घर के बाहर, विदेशियों से। घर के अंदर उसके 2 कजन्स है उसके खिलाफ है, नागार्जुन और अपर गंगे, गुड़गांव पे कब्जा करके बैठे हैं, जिसको आजकल हम गुरुग्राम बोलने लग गए। वो अपनी सेना को लीड करता है, अपने उन दोनों कजन्स को हराता है और गुरुग्राम पर कब्जा करता है। 11 साल की उम्र, 12 साल, 1 साल भर उसकी मम्मी संभालती है, उसके बाद वो खुद आ गया था, पोजीशन के अंदर आ गया था। उसके टाइम में कोई ट्राइब थी भंडानक नाम करके, जो मथुरा, अलवर और भरतपुर के आसपास में लूटपाट करने लग गई थी कि भाई राजा छोटा है तो क्या कर लेंगे। वो जाता है, उन भंडानकों को ढंग से हरा के आता है। उस समय के एक जैन राइटर जिनपति सूर्य अपनी बुक में इनका बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। उसके 3 पड़ोसी हैं, उसके एक पड़ोसी चालुक्य है, उसके एक पड़ोसी चंदेल है, उसके एक पड़ोसी गहडवाल है। उन तीनों से युद्ध जीतता है। वो चालुक्यों को युद्ध में हराता है, नागौर के युद्ध में भीम सेकंड को हराता है। वो परमार्दी देव चंदेल को महोबा की लड़ाई के अंदर हराता है। इसमें परमार्दी चंदेल के 2 बहादुर सेनापति लड़ते हैं, आला और उदल, जिनको आला खंड के रूप में खूब याद किया जाता है। वो आला उदल पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़े थे और वो गहडवालों से भी युद्ध करता है, गहडवालों को हराता है। वो मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले युद्ध के अंदर हराता है। आप देख लीजिए, 26 साल के एक लड़के ने अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा तराइन के दूसरे बैटल के अलावा। जो युद्ध उन्होंने मोहम्मद अफ गोरी के अगेंस्ट जीता था, तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। हाँ, और उस युद्ध के बारे में हल्के से कुछ बताइए कि वो युद्ध जीता क्यों था, कैसे था। भाई, बठिंडा पंजाब का इलाका था। पृथ्वीराज चौहान का मानना था बठिंडा मेरा है। बठिंडा को तब तबर हिंद बोलते थे। गोरी उधर से एक्सपेंशन करता अपना, गोरी बठिंडा पर कब्जा कर लेता है। इसलिए, और गोरी का ये था कि बठिंडा को मैं सेंटर बना के आगे दिल्ली की तरफ अटैक करूंगा। ऑब्वियस सी बात थी कि पृथ्वीराज उसको रोकने के लिए आगे जाएगा, इसलिए उन दोनों के बीच में तराइन का युद्ध होता है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि टर्कों के और चौहानों के बीच में लंबे टाइम से एक राइवलरी थी। वो इस क्षेत्र को लेकर लड़ ही रहे थे, तो वहां पर जाना ही था। जीतने का कारण उसका यह है कि उसकी पूरी सेना इस युद्ध में बहुत ढंग से लड़ी है, और वो जो बहादुरी का चरम जो है वो उस युद्ध में देखने को मिलता है। जब वो गोरी को पकड़ ही लाए थे, युद्ध नहीं जीते हैं, गोरी को पकड़ के लाए हैं। वो दिल्ली का एक बंदा था गोविंदराज तोमर, और वो गोरी को पकड़ के ले आते हैं। गोरी को सामने ला के सरेंडर करवाया। मतलब हमारे राजस्थान में ये कहते थे कि
यदि कोई घास का तिनका घास समझते हो, घास, यदि कोई घास मुंह में ले ले तो उसको मारना नहीं है। यदि आपने घास मुंह में ले ली, इसका मतलब आप मानते हो कि मैं गाय हूं, काऊ, और गाय को मारते नहीं है। तो कहते गौरी ने यूं घास के तिनके लेके मुंह में कसमें खाई थी कि भाई मुझे छोड़ दिया जाए, मैं दोबारा कुछ नहीं करूंगा। हालांकि उसने अपनी कसमों की पूर्ति नहीं की, उसने दोबारा अटैक किया है, धोखे से इनको मारा है, वो सब बाद की बातें हैं। पर उस तराइन के पहले युद्ध के अंदर तो वो राजपूतों का पीक है कि वहाँ पर कि वो इतने बड़े इलाके की सुरक्षा कर रहे हैं और इतने बड़े आक्रमणकारी को उन्होंने ढंग से हरा के भगाया, काइंद्रा और तराइन दोनों। और वही 3 हथियार जिनके बारे में आपने बताया था, हाँ, तलवार, भाले और तीर कमान। पर राजस्थान के राजाओं में देखा गया, उन्होंने कभी भी ऐसे तीरों का प्रयोग नहीं किया जिनमें जहर वगैरह लगा होता था, है ना। विषैले तीरों का ऐसा कोई प्रयोग कभी नहीं किया था उन्होंने। वो था कि भाई जैसे लड़ाई हो सकती है वैसे लड़ाई की जाए। तोप यूज होते थे? तोपें भारत में बहुत बाद में आई है। बाबर जो था साउथ इंडिया में पुर्तगाली, और नॉर्थ के अंदर बाबर जो थे वो बारूद लाए थे, उससे पहले बारूद वाला इस्तेमाल नहीं है अपने। ये हथियार और बैटल के बारे में इतने सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने इतिहास के बारे में ये जाना है कि युद्ध में वो जीतता है जो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा एडवांस्ड है। एग्जैक्टली। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पृथ्वीराज चौहान की टेक्नोलॉजी किस तरह से एडवांस थी? उस टाइम तक ये तोपें वाली दोनों तरफ ही नहीं थी। तीखी तलवारें? हाँ, तीखी तलवारें थी। हालांकि इवन हम जब पृथ्वीराज की हार के कारणों का इवोल्यूशन करते हैं तब हम कहते हैं कि इन लोगों के पास में भारी हथियार थे, थोड़े हैवी वेपन्स थे। टर्क्स नहीं, राजपूतों के पास में। जो कि टर्क्स के पास में जो थे वो लाइटर वेपन्स थे, इसलिए उनकी जीत का एक फैक्टर वो रहा। पर मुझे फिर लगता है कि उन्हीं हैवी वेपन्स से यदि उनके पास थे भी तो सारे युद्ध जीते ही थे उन्होंने। आप रात को सोते हुए तो भले हैवी और भले लाइट हो मारोगे, किसी प्रकार से लड़ा जाए। तो ये भी उस पर भी वापस देखे जाने की आवश्यकता है कि उनके कितने हैवी थे, कि हैवी थे तो वो काम आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, कितने थे। कई बार कुछ चीज़ें चल जाती है और उसी रूप में चलती रहती है बाद में। एक बहुत मतलब सिली सवाल पूछना है, ये जो फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर, जहाँ अक्षय कुमार थे उसमें, राजस्थान में इस फिल्म की चर्चा हुई? नेगेटिव लेके हुई थी राजस्थान में, तो कि भाई जैसा है वैसा दिखा। वो मेरा तो एक सिंपल सा ये मानना है कि पृथ्वीराज ने अपना जीवन ही 26 साल जिया है, अक्षय कुमार 52 से तो ऊपर है। तो आप किसी यंग को तो दिखाओ, आप नकली मूछें लगा के कुछ ही बना लेते हो तो वो कैरेक्टर ही सूट नहीं कर पाता कभी। फिर योद्धा का जो जीवन है वो अलग प्रकार का होता है। आपको बॉलीवुड मसाला ही बनाना होता है, फिर वो सारे आइटम डांस ही जब दिखाने होते हैं तो वो हिस्ट्री बचती नहीं है उस मूवी में। बाद में आपको जो दिखाना था वो आप दिखाते हो। फिर वो मनोरंजन की दृष्टि से अच्छी मूवी है, पर राजस्थान और हिस्ट्री जैसा उसमें दिखाने लायक कुछ ही नहीं था। फिर वो अपनी तरफ से चीज़ें भी जोड़ लेते हैं। पृथ्वीराज आसो वाली बातें ले उड़े, वही जोड़ दी उन्होंने। हिस्ट्री पर रिसर्च करके ढंग से मूवी बनाई जाए तो अलग चीज़ है। मैं मीडिया से ही हूँ, पता है, मुझे लगता है कि सिर्फ एनिमे, पता है आपको क्या है? एनिमे एक जापानीज स्टाइल है। कुछ लोग इसे कार्टून मानते हैं, कार्टून नहीं है ये, मतलब आर्ट है, अडल्ट्स के लिए भी है। बहुत गहरी गहरी चीजें आप बता सकते हो एनिमे के थ्रू। एनिमेशन? हाँ, एनिमेशन, ठीक है, जो जापान से निकल के आता है एनिमे। ठीक है। उसी स्टाइल में हमें राजपूत हिस्ट्री दर्शानी चाहिए, वो सही स्टाइल रहेगी। क्यों राजपूत हिस्ट्री? मैं तो कहता हूँ मराठों की, सिखों की, बाकी जो पुराने वॉरियर्स जीतते रहे थे, है ना, उन सब की। भाई भारत राजा पोरस के बारे में क्यों बात नहीं करना चाहता? राजा पोरस की हिस्ट्री क्यों ना बताई जाए? हम क्यों ना इस बात को बता पाए कि जब हूणों का आक्रमण हुआ था उसमें गुप्त उनसे कैसे लड़े थे? हम क्यों ना बता पाए कि मिहिर कुल का जब अटैक हुआ था तो मालवा का यशोधर्मन कैसे लड़ा था उनके पास? आप रणवीर भाई इस बात को कभी देखिए। आप होली दिवाली मनाते हैं, होली दिवाली कैसे मनाते हैं? कैसे पता चलता है आपको दिवाली का? भाई एक कैलेंडर है, उसको फॉलो करते हैं। दीपावली यदि आप इधर भी उसी हमारे तरीके से मानते हैं तो दीपावली जिस महीने में आती है उस महीने को हम कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या। होली जब आती है तो हम कहते हैं फाल्गुन पूर्णिमा। रक्षाबंधन आती है हम कहते हैं श्रावण पूर्णिमा। तो जनवरी फरवरी तो यूज़ नहीं ले रहे हम, कुछ महीनों के नाम दूसरे यूज़ ले रहे हैं। इसका मतलब कैलेंडर दूसरा है। वो कैलेंडर हमारा विक्रमी कैलेंडर है, राजा विक्रमादित्य परमार के नाम पर वो विक्रमी कैलेंडर है। अंग्रेजों वाले कैलेंडर से 57 ईयर्स आगे। अंग्रेजों वाले कैलेंडर में जो कुछ चल रहा है उसमें 57 जोड़ोगे तो विक्रमी कैलेंडर आएगा। मतलब अंग्रेजों का जब कैलेंडर शुरू हुआ उससे 57 ईयर्स पहले विक्रमादित्य परमार का कैलेंडर आ गया था। कहते हैं विक्रमादित्य ने शकों को हराने के बाद वो कैलेंडर चलाया। उस इंडियन हिस्ट्री में विक्रमादित्य परमार नहीं पढ़ाया जाता।
जिसके नाम पर एक कैलेंडर है जिसको भारत की जनता आज दिन तक फॉलो करती है। आपके आज़ादी के इतने बरस बीत जाने के बाद, आपके ग्लोबलाइजेशन हो जाने के बाद, आप पे अंग्रेजों का राज रहने के बाद, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद, शादी ब्याह आज भी उस विक्रमी कैलेंडर से कर रहे हैं। अपने घर का मुहूर्त आज भी उस विक्रमी कैलेंडर से ले रहे हैं। आप आज भी आप मड़ मास के अंदर चीजें नहीं खरीदते हैं, आज भी आप श्राद्ध मनाते हैं, वो सारे उस कैलेंडर के अनुसार है। जिसने वो चलाया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। अच्छा, उसी के भाई हुए थे भर्तृहरि। भर्तृहरि इतने मोटे आदमी हुए हैं, इतने मोटे राजा हुए हैं जिन नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, मतलब नीति की, श्रृंगार की, वैराग्य की सब बातें की है। और इतने बड़े संत हुए बाद में गोपीचंद भर्तृहरि, जिनको भारत में चिरंजीव माना गया। भारत की हिस्ट्री चर्चा तक नहीं करती कि भर्तृहरि कब हुए थे। हम टाइमलाइन ही सेट नहीं करना चाहते। बाद में चिरंजीवी माना गया। चिरंजीव मतलब मरे नहीं, आज दिन तक जिंदा है। हनुमान जी, अश्वत्थामा, गोपीचंद भर्तृहरि, आलाउदल, हमारे जयपुर के बड़े प्रसिद्ध संत दादू दयाल जी महाराज के पहले शिष्य सुंदरदास जी महाराज, उन सब के लिए कहा जाता है कोई चिरंजीव है। आज दिन तक उनकी मृत्यु नहीं हुई है, अभी भी घूम रहे हैं वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में फिर से बात करते हैं। अब बताइए, वो जो रात वाली बैटल हुई थी वहाँ, आपने कहा कि सेकंड बैटल ऑफ टेरेन जो है, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, हाथी डर गए थे क्योंकि रात में आक्रमण हुआ। फिर क्या हो? सुबह अचानक मतलब अभी तक कुछ लोग उठे भी नहीं हैं, कुछ तो अभी सो ही रहे हैं, और अचानक उनका अटैक हुआ है। तो भाई सोता हुआ लोग तो हथियार उठाएगा, करेगा, तब तक तो अगले वाला आपको मार ही देगा। फिर उसमें क्या, जैसे ही उधर से तीरों की बारिश होने लगी ना, तो हाथियों के भी तो समझ नहीं है ना, वो भी तो रेस्ट के मोड में थे। तो वो फिर भागे हैं, इधर उधर भागे हैं, तो खूब सारी सेना उनके पैरों के नीचे आई है। तो भाई हाथी एज ए जानवर युद्धों में काम आता था, पर कई बार वो नेगेटिव पड़ जाता था दो रूप में। एक बार तो कई बार अपनी सेना को रौंद दिया करता था, और कई बार इसलिए कि हाथी पर बैठ के जब राजा लड़ता तो दूर से दिखता था कि ये राजा है। तो दुश्मनों ने बाद में वो लगाना शुरू कर दिया था, भाई सबसे पहले अटैक इस पर कर दिया जाए, तो हम राजा को यदि गिरा लेंगे तो बाकी वाली सेना को हटने पर मजबूर कर सकते हैं। छोटी सी एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो UFC है ना, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, केज फाइटिंग, बहुत बड़ा स्पोर्ट है और बहुत तेज़ी से ये स्पोर्ट आगे बढ़ रहा है। तो कहते हैं कि इस स्पोर्ट में अगर आपको दूर जाना है, पहले ये जानना चाहिए कि ये दिमाग का खेल है। हाँ, पूरी तरीके से। मतलब केज फाइटिंग में सबसे बड़ा मसल आपका दिमाग, फिर बाकी बल, टेक्निक, ये वो। युद्ध में भी यही है, युद्ध में भी यही सच है कि युद्ध भी दिमाग का खेल होता है। पूरी तरीके से दिमाग का खेल है। खूब सारे ऐसे मिलेंगे कि आपने बहुत कम संख्या के अंदर और दुश्मन पर आपने अटैक किया है। जैसे महाराणा प्रताप का एक बैटल है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, सब जानते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी के 6 साल बाद बैटल ऑफ दिवेर है। अकबर ने उन दिनों बड़ा कड़ा घेरा कर रखा था एकदम। सुल्तान खान नाम का एक मुगल कमांडर है जो मेवाड़ के अंदर है। महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जनता को, अपनी पूरी आर्मी को हिली एरिया में ट्रांसफर कर रखा है। प्लेन एरिया में कोई नहीं रहेगा, ताकि मुगलों की सप्लाई कट की जा सके। सुल्तान खान ने अपने 4 थाने लगाए, मतलब 4 चौकियां बनाई, 4 जगह सेना रखी। एक जगह पड़ती है पाली के पास में देसूरी, एक उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है देबारी, एक पाली के डूंगरपुर के पास में जगह पड़ती है देवल, और एक राजसमंद जिले में जगह पड़ती है दिवेर। 4D, देसूरी, देबारी, दिवेर और देवल, इन 4 जगह पे उसने अपने थाने लगा रखे। और महाराणा प्रताप की सप्लाई कट कर रखी है इस बार उसने कि इनको पहाड़ों के अंदर सप्लाई मत जाने दो। तो ये कितने दिन तक पहाड़ों में रहेंगे? जब सप्लाई नहीं जाएगी पहाड़ों से बाहर आएंगे, बाहर आके लड़ना पड़ेगा, बाहर आके लड़ेंगे तो इनकी सेना कम, अपनी सेना ज़्यादा, तो अपने हरा देंगे इनको आराम से। दशहरे का दिन आता है, 1582 की बात है, लगभग अक्टूबर का महीना। दशहरे पे हथियारों की पूजा की गई। हथियारों की पूजा करने के बाद में युद्ध किया करते थे। तो अब चर्चा हुई कि इन 4 चौकियों में से कहाँ पर हमला किया जाना चाहिए। देसूरी पे करें, देबारी पे करें, दिवेर पर करें या देवल पर करें। ज़्यादातर कमांडर्स का ये कहना था कि दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा था, सुल्तान खान बड़ा सेनापति था, वहाँ ज़्यादा सेना थी उसकी, इसलिए वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे। अपने को अटैक करना चाहिए देबारी पे, देसूरी पे या देवल पे, ताकि एक कोई मोर्चा खोल लेंगे, यदि फ्रंट खोल देंगे तो वहाँ से सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी, एक कैंप उड़ा देंगे। महाराणा प्रताप का था कि नहीं, वहीं किया जाना चाहिए, दिवेर पर किया जाना चाहिए। क्यों? वो जो आप कह रहे हो दिमाग वाली बात, कि
मुगल भी तो ये सोच रहे होंगे ना कि सबसे अधिक आर्मी हमारी दिवेर में, इसलिए यहाँ पर तो कभी हमला नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक थी वो, पूरी मुगल सेना उड़ा दी गई थी। और वो तो अक्सर जब महाराणा प्रताप की बात की जाती है तो उनके बेटे जो हैं वो उनकी साइडों में रह जाते हैं। महाराणा अमर सिंह तो उन दिनों तो राजकुमार ही थे। राजकुमार अमर सिंह ने क्या युद्ध लड़ाया वो, कहते हैं सुल्तान खान पहले तो हाथी पे बैठ के लड़ रहा था, तो महाराणा प्रताप ने उसके हाथी पर भाला मारा था जो उसके हाथी का माथा फोड़ दिया था, तो फिर वो घोड़े पर बैठ के लड़ने लगता है। तो अमर सिंह ने जब देखा कि यार पिताजी ने हाथी से तो सुल्तान खान को नीचे उतार ही दिया, तो अमर सिंह जाता है, अमर सिंह उसके भाला मारता है सुल्तान खान के, जो आर पार निकाल देता है। अब आप राजस्थान की वो देखिए, चीज़ें देखिए, युद्ध हुआ है, युद्ध में मुगलों को बुरी तरीके से हराया गया है। मेवाड़ की छोटी सेना ने मुगलों की सेना को वहाँ से भगाया है। जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन कहता है उस युद्ध को। सुल्तान खान युद्ध भूमि में पड़ा है, दुश्मन का कमांडर युद्ध भूमि में पड़ा है। महाराणा प्रताप उससे मिलने के लिए जाते हैं, सामने वाले कमांडर से, दुश्मन है, मरने वाला है, आपसे अभी अभी युद्ध लड़ा है। महाराणा प्रताप उससे पूछते हैं भाई तुम्हारी को अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कहता है कि जिसने मुझे भाला मारा ना, मुझसे मिलना चाहता हूँ। ऐसा कौन पैदा हुआ जो मुझे मारे? अगले को भी तो खुद पे ये था कि यार मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ। तो महाराणा प्रताप को लगा कि यार ये मर जाएगा, अपने बेटे को जब तक बुलाएंगे। भाई उन महाराणा प्रताप बेटे ने मारा था, वो कैंप में थे, तो पास में कोई दूसरा खड़ा था, उसको कहा ये है इसने मारा। तो सुल्तान खान मरते मरते ही हंस के कहता है कि इससे तो मैं अभी भी नहीं मरूँ, जिसने मारा था वो तकड़ा ही आदमी है, उसको बुलाया जाए। फिर वो अमर सिंह को बुलाते हैं, कहते मेरा बेटा है। तो कहता यार तुम बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो जो तुमने मेरे को मारा है। और फिर उसकी आंखें बंद होने वाली होती है, तो महाराणा प्रताप अपने बेटे कहते हैं कि इसको पानी पिलाया जाए, मरते हुए आदमी को पानी पिलाते हैं उसको। फिर भी उसके सांस नहीं निकलते हैं, तड़प रहा होता है। फिर महाराणा प्रताप कहते हैं कि इसका भाला बाहर खींचो तो खून एक साथ ही निकलेगा तो मर जाएगा, ये तो बेचारा तड़पेगा नहीं। तो इतना मोटा आदमी था वो कि उससे भाला नहीं निकला अमर सिंह से वापस। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर पैर लगा के खड़ा होता है, उस भाले को पकड़ के खींचता है, तब जाके सुल्तान खान की मृत्यु होती है। बैटल ऑफ दिवेर खूब सारी चीजें बताता है। बैटल ऑफ दिवेर के बाद मुगलों की हिम्मत नहीं हुई दोबारा उधर मेवाड़ की तरफ जाने की, उसके बाद वो बाहर ही रहे। आप बैटल ऑफ दिवेर के अगले 3 साल के अंदर तो चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ 2 किलों को छोड़ के महाराणा प्रताप पूरा मेवाड़ आजाद करवा गए थे। अकबर ने 1585 के बाद में महाराणा प्रताप पर कोई अटैक नहीं किया, जबकि महाराणा प्रताप 1597 तक जिंदा रहे हैं बाद में। बिटवीन जो ईयर्स है उसमें अकबर अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है, अकबर कश्मीर पर अटैक कर रहा है, अकबर बंगाल पर अटैक कर रहा है, अकबर साउथ इंडिया पर अटैक कर रहा है। ऐसा क्या है कि दिल्ली की नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पड़ा है, वहां पर आप अटैक नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके समझ में आ गया था कि उन पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी पार नहीं पड़ रही है, इसलिए 12 साल तक कोई अटैक नहीं हुआ। अच्छा, महाराणा प्रताप की मृत्यु के साथ ही अकबर वापस अटैक शुरू कर देता है, अमर सिंह फिर लड़ते हैं। अगले 18 साल तक अमर सिंह की फिर लड़ाई है ना, तो मेवाड़ की वो लड़ाई कंटिन्यू दिखाई देती है। तो लड़ाई सच में दिमाग का खेल है, वरना यदि ये सोच के रह जाते कि नहीं यार दिवेर में ज़्यादा लोग हैं और अपने वहाँ जाके क्या करेंगे, लड़ेंगे, तो नहीं लड़ पाते। सेम हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के पास में 3000 फौजी है, मुगलों के पास में 5000 फौजी है। ऐसा उनका एक हिस्टोरियन ही लिखता है। भाई ये भी नहीं कि राजस्थान वालों ने ये कहा हमारे तो कम थे, मुगलों के ज़्यादा थे। मुगलों का एक हिस्टोरियन उस युद्ध में खुद गया था, बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने एक बुक लिखी थी मुंतखबुत तवारीख, और वो मुंतखबुत तवारीख में साफ साफ जिक्र करता है कि हम 5000 थे, राणा के पास में 3000 फौज थी। राणा ने इतना भयंकर आक्रमण किया था कि हम बनास नदी के पास में 5 कोस वापस भागे थे। हमारे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई बंदा सोच लेता कि यार 3000 से कैसे लड़ेंगे, तो कैसे लड़ पाते। अच्छा, मुझे हल्दी घाटी युद्ध का तो एक बड़ा जोरदार वाकया याद आता कि राजा कैसे अपनी सेना में जोश दिलाता होगा। हमारे मेवाड़ में एक जगह पड़ती है केलवा, वहाँ केलवा के शंकरदास राठौड़ उस युद्ध में लड़ते हैं। तो कहते हैं महाराणा प्रताप ने सुबह सुबह जब युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे तो सुबह जल्दी उठ गए थे। उस दिन उठ के वो सारे कैंप में मुख्य सेनापतियों के पास गए, उन्होंने कहा कि आज हम भयंकर वाला युद्ध करेंगे, यदि किसी को डर लगता हो तो घर चला जाए, मैं नहीं रोकूंगा। किसी को लगता हो मौत है आज तो सामने, तो घर चला जाए। पर कोई कमांडर घर नहीं गया, सब कमांडर वहीं रहे। तो बस ठीक है, तो नहा धो के तैयार हो जाओ और चलते हैं। फिर केसरिया पहन लिया जाए। ऐसे बड़े जो युद्ध होते केसरिया साफा बांधते, केसरिया अपने आप में ब्रेवरी का प्रतीक है। तो शंकरदास जब अपनी वो पगड़ी बांध रहे थे तो कहते हैं पगड़ी बार बार गिर जाती, वो सॉरी कांच जो शीशा सामने मिरर जो था, वो मिरर में देख के तो बांधेंगे पगड़ी, वो मिरर गिर जाता, हवा चल रही थी तेज। शंकरदास वापस उसको रखते, वापस गिर जाता अपन। तो अचानक जैसे अब मैं यदि पगड़ी बांध रहा हूँ तो मेरा मुंह नीचे होगा, तो नीचे मुकर के, तो अचानक लगा कि किसी ने शीशा पकड़ लिया। भाई मैं आपके सामने शीशा लेके खड़ा जाऊंगा, लो भाई रणबीर जी बांध लो आप। तो
तो उसे लगा हो सकता है मेरा कोई सोल्जर और जिसने पकड़ लिया, तो उसने पगड़ी ढंग से बांधी। बांधने के बाद देखा तो सामने महाराणा प्रताप मिरर लेके खड़े थे। तो शंकरदास ने कहा, अरे राजा जी आप क्या कर रहे हो, मैं तो आपका एक सेनापति हूँ, मेरे सामने आप मिरर लेके खड़े हो गए। युद्ध जब लड़ने के लिए जाते हैं तो राजा और सेनापति कुछ नहीं होता, सब भाई होते हैं। और तुम यार युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे लिए मैं शीशा नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। तो शंकरदास के वर्ड्स है कि यदि आज राणा ने मेरे माथे पर पगड़ी बंधवाने के लिए मिरर धारण किया है, मैं वचन देता हूं तुम्हें थोड़ी देर बाद में ये मेरा माथा आपके चरणों के अंदर झुका दूंगा, मैं ये मेरा माथा आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। बहादुरी से लड़े शंकरदास राठौड़ उस युद्ध में काम आए। एक राजा जब अपने सेनापतियों से इस कदर घुलता मिलता है ना, तब जाके महाराणा प्रताप बनते हैं। तो महाराणा प्रताप बहुत अलग आदमी है ना। इसलिए मतलब बंगालियों ने महाराणा प्रताप पर इतना लिखा जिसके हद नहीं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र के किसी राजा पर भारत के पूर्वी क्षेत्र के लोग लिखे हैं। एक मैं नाम भूल रहा हूं उनका, एक कोई बंगाल के नाटककार थे, उन्होंने महाराणा प्रताप पर कोई नाटक लिखा था। नाटक चूंकि उसमें इमेजिनेशन भी होगी, फिल्में जैसे होती है, तो उन्होंने थोड़ा इमेजिन किया कि महाराणा प्रताप की एक बेटी है, वो बचपन के अंदर ही उनसे बिछड़ गई और उसके बाद में किसी मुस्लिम सेनापति से शादी हो गई, ऐसा कुछ इमेजिन किया उन्होंने। ये बात जब बंगाल के लोगों को पता चली कि नाटक में ऐसा इमेजिन भी किया गया, उन्होंने वो नाटक रुकवा दिया था कि महाराणा प्रताप के बारे में तो सपने में भी कोई गलत कैसे सोच सकता है। बंगाल के लोगों, राजस्थान है, बंगाल के लोगों। आज तो फिर भी फिल्मों वाले लिबर्टी के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। ये आज की बात नहीं है, तब की बात है जब देश में अंग्रेजों का राज था, मतलब आज से 100 बरस पहले, तब इस प्रकार की चीजें थी कि नहीं, इस प्रकार की चीजें महाराणा प्रताप के बारे में नहीं की जा सकती। अरविंद घोष, अरविंदो का नाम सुना होगा, अरविंदो खूब दिनों तक चित्तौड़ रहे थे, केवल फील लेने के लिए कि देशभक्ति की भावना आएगी वहां पर जाके आएगी, यार वो देशभक्ति, राजस्थान घूमेगी, देशभक्ति वाली भावना आ सके वहां से। तो वास्तव में वो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान वाली जो हिस्ट्री है वो इंस्पायर करती है। और यही हिस्ट्री पॉडकास्ट की भी वजह होती है। क्यों करें, क्यों सुने हिस्ट्री के बारे में, क्यों सीखें हिस्ट्री के बारे में, ताकि आज आप खुद की साइकोलॉजी बदल पाए, बेहतर कर पाए जिंदगी के लिए। जैसे ना अभी तक भी खूब सारे लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि हल्दी घाटी के बैटल में महाराणा प्रताप हार गए थे, है ना। मेरे थोड़े से कई सवाल है, शायद कोई पॉडकास्ट सुनने के बाद में उन लोगों को शायद अपना विचार बदलेंगे या कम से कम सोचेंगे तो सही। हल्दी घाटी के बैटल होती है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल होता है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बचाने के लिए बाहर निकलते हैं, चेतक की बाहर मृत्यु हो जाती है। हल्दी घाटी के पास बलीचा नाम की जगह पे चेतक की समाधि है। युद्ध समाप्त होता है, मानसिंह जो कि मुगलों का कमांडर है वो अपने वापस चला जाता है। यदि मुगल उस युद्ध में जीते होते तो मानसिंह पीछा करता भागती हुई सेना का, सामने वाली सेना का, पर उससे किसी प्रकार का कोई पीछा नहीं हुआ, जबकि मुगलों की विशेषता थी इस प्रकार से पीछा करना उस सेना का। बदायूनी जो उस युद्ध में खुद था, अब्दुल कादिर बदायूनी, वो कहता है कि हमारी सेना जब वापस चली गई थी गोगुंदा नाम की जगह पड़ती है हल्दी घाटी के पास में, तो हमारी सेना को रात को भी डर लगा था कि महाराणा प्रताप अटैक करके रात को नहीं मार दे। डर तभी लगता है जब आप दिन में भी हार के आए थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब मानसिंह वापस अकबर के पास पहुंचा तो अकबर ने कहा था कि मैं इनको दरबार में नहीं आने दूंगा, उसने दरबार में आना बंद करवा दिया था। ऐसे कितने राजा हुए हैं जिसने अपने विजेता सेनापति को दरबार से बाहर निकाल दिया हो? आप राजा हो, मैं आपका सेनापति हूं, मैं आपको आके कहूं कि राजा जी युद्ध जीता है, तो क्या आप मुझे कहोगे मुंह मत दिखाना, शाबाशी दोगे, उन्नति करोगे, मेरा प्रमोशन करोगे कुछ ना कुछ, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद में अकबर खुद मेवाड़ पर हमला करने के लिए गया है। ऐसी क्या पड़ी कि बादशाह को खुद जाना पड़ गया 4 महीने बाद में। इसका मतलब बादशाह को पहले वाली डिफीट बड़ी जोरदार लगी थी, इसलिए जाना पड़ा। अगली बार अकबर खूब प्रयास करता, उसके बावजूद नहीं पकड़ पाता महाराणा प्रताप को। फिर आपके शाहबाज खान को भेजा गया लगातार। शाहबाज खान को तो कुंभलगढ़ पे कब्जा करने के लिए भेजा गया और शाहबाज खान को कहा गया कि यदि महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाओ तो मुझे मुंह मत दिखाना। तो उसने बेचारे ने दिखाया भी नहीं था, वो पंजाब चला गया था। और एक बार जब मिलने के लिए आया तो अकबर के जो दरबारी थे उन्होंने उसको नीचा खड़ा कर दिया, ऊपर खड़ा और नहीं किया। तो वो बड़ा यूँ तड़फता है कि यार मेरा डिमोशन कैसे कर दिया आपने। तो डिमोशन कब होता है? जब आप हार के आते हो। रहीम जी का नाम सुना आपने? रहीम जी, रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिट्ठा, वो अकबर के कमांडर है, महाराणा प्रताप से लड़ने गए थे। उनके पूरे परिवार को महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह गिरफ्तार कर लेता है, महिलाओं को और सबको गिरफ्तार करके महाराणा प्रताप के सामने लेके जाता है। महाराणा प्रताप कहते हैं कि नहीं,
युद्ध के मैदान में महिलाओं के साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव नहीं, इन महिलाओं को वापस छोड़ के आइए। मिर्जा वो जो रहीम जी थे, खाना रहीम जी जो थे, उस दिन कहते हैं कि दुश्मन की महिलाओं के साथ कोई इतना बर्ताव करे वो महाराणा प्रताप है। मैं नहीं जानता मुगलिया सल्तनत कितने वर्षों तक रहेगी। महाराणा प्रताप तुम्हें युगों युगों तक भारत के लोग याद करते रहेंगे। मॉरल कैरेक्टर क्या था वो महाराणा प्रताप सिखाते हैं। वाह। है मतलब युद्ध के दौरान पता नहीं कितने दिनों तक वो एक लोहार के घर पर रहे थे। लोहार जो लोहे का काम करते हैं, लोहार, आज भी हमारे राजस्थान में खूब सारे लोहार है, एक जगह पे नहीं रहते, गाड़ियां लेके घूमते रहते हैं। वो इसके पीछे आज भी रीजन बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने तब कहा था कि जब तक मेवाड़ को आज़ाद नहीं करवाएंगे एक जगह बैठेंगे नहीं। हमने महाराणा प्रताप के साथ में कसम खाई थी, हम नहीं बैठेंगे, एक जगह रुकेंगे नहीं। देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी चित्तौड़गढ़ आए, देश के प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ आए, लोहारों को बुला के कहा गया अब तो रुक जाओ। उनका नहीं, राणा जी के साथ हमने कसम खाई थी। कोई जनता इस कदर दीवानी होगी 500 बरस बीत जाने के बाद भी उस आदमी को याद करे, तो बड़े गजब एग्जाम्पल है। अच्छा, उन दिनों में जब बंदे महाराणा प्रताप के युद्धों के लिए याद किया जाता है, भारत में अच्छी पेंटिंग्स में से राजस्थान की पेंटिंग्स है, उनमें मेवाड़ की पेंटिंग्स बड़ी शानदार। मेवाड़ की पेंटिंग महाराणा प्रताप के समय शुरू होती। चावंड जब उनकी राजधानी थी, वहां पर निसारदीन जो उस समय ढोला मारू का चित्र बनाता है। दो चीजें, ये तो निसारदीन का महाराणा प्रताप के दरबार में होने का मतलब ये है कि महाराणा प्रताप सेक्युलर है, वो हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं करते। इससे भी पता चलता है कि उनका एक सेनापति जो हाकिम खान सूर था। तो दूसरा ये कि युद्धों के बीच में भी उस आदमी को कला में रुचि थी, वो आर्ट लवर था, उन्होंने वहाँ वो लिखवाई।